नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा। आज हम इनमें द्वितीय सेमेस्टर के 7वें प्रश्न पत्र में सम्मिलित एक कविता, नागार्जुन की कविता है, उसका पाठ और विवेचना प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये दुर्ग विश्वविद्यालय के सिलेबस में कविता ये सम्मिलित है, प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत। तो इस कविता का शीर्षक है यह तुम थी। नागार्जुन अपने समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और ये प्रस्तुत कविता 1957 में उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली से लिया गया है। हम नागार्जुन को समझने से पहले कुछ जरूरी बातों पे चर्चा कर लें। नागार्जुन अपने समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और हम अक्सर उनके बारे में मान लेते हैं कि बड़े सहज और सरल कवि हैं, लेकिन यहाँ स्मरण रहे ये सहजता और सरलता कहीं बहुत बड़े और गंभीर सच्चाई की ओर भी संकेत करता है। नागार्जुन जनवादी कवि माने जाते हैं। उनका पूरा जीवन यायावरी में बीतते रहा और उनका ज्ञान, उनका दर्शन बहुत व्यापक स्तर का था। भले वो जनता के जुड़ाव के चलते उनकी कविताओं का जो मूल स्वर है और उसकी भाषा है बहुत सहज और बहुत सरल है, लेकिन उस सरल कविताओं में भी ऐसे बिंबों का, ऐसे दृश्यों को उपस्थित करने का काम नागार्जुन करते हैं कि उसको देख के आश्चर्य होता है। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं और इसके आगे इसकी विवेचना प्रस्तुत करेंगे। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी। कर गई चाक, टुकड़े टुकड़े कर देना, चाक कर देना। तिमिर का सीना, सीना किसका है? तिमिर, अंधेरे का। जोत की फांक यह तुम थी। ध्यान देने की बात यह है, बिल्कुल कवि एक ग्राम्य बिंब ले रहा है। जोत की फांक, आपने आम की फांक तो सुनी होगी, जो आम के टुकड़े काटे जाते हैं, लेकिन ये कवि जोत की फांक, ज्योति नहीं, जोत, जोत की फांक यह तुम थी। और थी यहाँ एक बिंदी के प्रयोग से कविता में एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न हो गई है। थी बड़ा आदर सूचक और बड़ा सम्मान परक शब्द है। यहाँ पर कवि ने थी का इस्तेमाल किया है, थी का नहीं। हम जो बोलते हैं कि हिंदी में बिंदी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप उसे स्पष्ट समझ लेंगे कि इस थी और थी में क्या अंतर आता है। तो हम और आगे चलते हैं। सिकुड़ गई रग रग, झुलस गया अंग अंग, बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझार। उलंग असगुन सा खड़ा रहा कचनार, अचानक उमगी डालों की संधि में छरहरी टहनी। पूर पूर में गसे थे टूसे यह तुम थी। कभी यहाँ दूसरा चित्र, दूसरा बिंब प्रस्तुत कर रहा है। सिकुड़ गई रग रग, मांसपेशियां सिकुड़ गई है संघर्षों से, क्योंकि नागार्जुन हमेशा जनता के साथ और उसके संघर्षों में खड़े रहने वाले कवि हैं। इसके चलते उनका जीवन बहुत यायावरों का जीवन भी रहा। झुलस गया अंग अंग, इस आंच में अंग अंग भी झुलस गया। बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझार, ठूंठ जैसा बनाकर छोड़ गया पतझार। शब्द पतझड़ है, लेकिन यहाँ नागार्जुन ने पतझार शब्द इस्तेमाल किया है। ध्यान देने की बात है, यह देशज बोली का शब्द है। उलंग असगुन सा खड़ा रहा कचनार। कचनार एक बड़ा सुंदर पेड़ होता है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं। कभी उससे उपमा दे रहा है। उलंग अर्थात नंगा, असगुन अपसगुन सा, उसमें कोई शुभता का चिन्ह नहीं है, अपसगुन बनकर खड़ा है। खड़ा रहा कचनार, कभी अपनी प्रस्तुति दे रहा है। अचानक उमगी डालों की संधि में, कचनार की डाल, उसकी संधि में, उसकी जो जोड़ है वहां से छरहरी टहनी, छरहरी टहनी, कचनार के पेड़ में उसकी टहनियाँ बड़ी लचीली और छरहरी होती हैं।
तो उसमें से पूर पूर में गसे थे टूसे। टूसा एक बड़ा देशज खांटी शब्द है जिसका अर्थ होता है कोपल। तो पूर पूर में, उसके पर्व पर्व में, उसके हर एक जोड़ में टूसे कोपल गसे हुए थे। बिल्कुल गजहीन रूप है, यहाँ बिल्कुल संश्लिष्ट बिंब है कि पूरी तरह से भरा हुआ। यह तुम थी। कविता के दूसरे बंद में भी ये महत्वपूर्ण लाइन आती है, यह तुम थी। ये कौन था? यह तुम थी। झुका रहा डाले फैलाकर, कगार पर खड़ा कोढ़ी गूलर। ऊपर आई भादों की तलैया, जुड़ा गया बौने की छाल का रेसा रेसा। यह तुम थी। कविता का ये तीसरा बंद है। झुका रहा डाले फैलाकर। डाले फैलाकर अनंत प्रतीक्षा में ये गूलर जो कि कगार पर खड़ा है। और कैसा गूलर है? कोढ़ी, स्वस्थ नहीं है वो गूलर, खड़ा है। अब बाहें फैलाए, एक अनागत की, एक भविष्य की, उसके लिए बाहें फैलाए हुए विवश खड़ा है। ऊपर आई भादों की तलैया। और ध्यान रहे ये गूलर का पेड़ कहाँ है? एक तलैया, तालाब के किनारे उसके कगार पर खड़ा है, अपनी बाहें फैलाए। कभी की परिकल्पना देखिए। ऊपर आई भादों की तलैया। भादों में जिस प्रकार जल स्तर ऊपर बढ़ता है और ताल तलैयों तालाबों में नदी का वो तालाबों का जो स्तर ऊपर आ जाता है, कभी उसकी ओर संकेत कर रहा है। जुड़ा गया बौने की छाल का रेसा रेसा। वो गूलर कैसा है? कोढ़ी है, स्वस्थ नहीं है, बीमार सा खड़ा है। और जुड़ा गया बौने की छाल का, उसकी छाल बड़ी खुरदुरी है, उसका रेसा रेसा, जिससे जुड़ा जाता है, जिस अमृत जल से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, वह तुम थी। ये वह तुम थी। नागार्जुन की कविताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है। इसमें जन सामान्य में अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता हुआ ये कविता एक विशिष्ट कविता बनकर खड़ा हो जाता है। ध्यान रहे, नागार्जुन की पत्नी अपराजिता देवी, उनका नाम अपराजिता देवी था। नागार्जुन को उनसे बहुत प्रेम था, लेकिन अपने यायावरी स्वभाव और अपने फक्कड़ दर्शन के चलते नागार्जुन कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। देश में जहाँ कहीं भी जन आंदोलन और कुछ वैसी समाज में जो बदलाव की सुगबुगाहट की ध्वनि आती थी, नागार्जुन बिल्कुल वहाँ खड़े रहते थे। तो अपने घर पर इनका रहना बहुत कम ही हो पाता था। लेकिन अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को अपनी शक्ति बनाकर खड़ा रखने वाला, इतना आत्मविश्वास का कवि, इतना प्रेम इतनी सहज भाषा में दिखाने वाला बिरले ही होता है। हम यहाँ एक बिंब की एक तुलना करेंगे। राम की शक्ति पूजा में रावण से संघर्ष के समय राम को किसकी याद आती है? याद आती है कमनीय वह तुरीय छवि, वो छवि जग जननी सीता जानकी की है। तो संघर्ष के क्षणों में, दुख के क्षणों में व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, जिससे गहराई से जुड़ा होता है, जो उसके जीवन का आलंबन होता है, उससे बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करता है। नागार्जुन की इस कविता में कहीं भी मांसलता नहीं है, कहीं भी इंद्रियता नहीं है। जो है एक अगाध विश्वास, एक बहुत अटूट प्रेम और निश्चल आस्था। कविता कहीं भी मांसलता का दर्शन नहीं देती। नागार्जुन ऐसी ही कविताओं के बल पर जनमानस में अपनी एक सशक्त छवि बनाने को प्रस्तुत हुए थे। और उनकी कविताओं की ये भाषा और उनके बिंब बिल्कुल चटक तो थे ही, लेकिन उसमें एक नया स्वर भी उभर कर आता है। अब इस कविता में आप देखेंगे कि ये कविता कुल मिलाकर 3 बिंब प्रस्तुत करती है। पहला बिंब, तिमिर का सीना, स्याह अंधेरा, संघर्षों की रात है, दुख में डूबा हुआ मन है, बिल्कुल उदासा में डूबा हुआ कवि। लेकिन उसको कौन याद आता है उस समय? जोत की फांक, जो रोशनी की लकीर जो पैदा होती है, जो आशा की किरण दिखाई देती है, वह कौन है? यह तुम थी।
कवि बड़े विश्वास से, बड़े अगाध स्नेह से ये बात रखता है कि यह कोई नहीं, यह तुम था जिसकी शक्ति ने मुझे जीवनी शक्ति प्रदान की, जिसकी स्मृति ने मुझे एक जिंदगी दी, एक दिशा दी। यह ज्योत की फाक तुम थी। दूसरे कविता के दूसरे अंश में कवि बताता है, सिकुड़ गई रग रग, रग रग मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, झुलस गया अंग अंग झुलस जाता है, बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझार। लगातार संघर्षों ने कवि के निजी जीवन को तहस नहस कर दिया है। और वो किस तरीके से खड़ा है, एक ठूठे और नंगे अपशगुन के पेड़ कचनार जैसा वो बिल्कुल अपने को महसूस करता है, खड़ा है। लेकिन अचानक उसकी संधि में से जो छरहरी टहनी और जिसके पोर पोर में कोपले भरी हुई थी, वो उभर के आता है। वो ये बिंब कवि प्रस्तुत करता है और यहाँ बड़े संबल और बड़े आत्मविश्वास से कहता है, यह तुम थी। कोपल अर्थात जीवन का विकास, लचीली टहनी। कवि यहाँ इतने शानदार बिंब अपनी पत्नी के लिए प्रस्तुत करता है कि आश्चर्य होता है कि नागार्जुन की कविताओं को हम सहज कविताएं कैसे मान लेते हैं। इन कविताओं में सहजता में भी विशिष्टता को समेटने की विराट शक्ति है। झुका रहा डालें फैलाकर कगार पर खड़ा कोढ़ी गुलर, कविता का ये तीसरा अंश। झुका रहा डालें फैलाकर, डालें फैलाए। मुक्तिबोध की कविता याद करिए, औदुंबर की डाली। लेकिन कवि यहाँ औदुंबर की डाली की बात नहीं करता, ये कोढ़ी गूलर की बात करता है। गूलर एक बड़ा भारतीय वृक्ष है, एक वनस्पति है जिसके सब्जियां और फल, जिसके फल को सब्जियों के रूप में और अचार के रूप में खाने का काम लाया जाता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है, गूलर के फल में कीड़े बहुत होते हैं। कभी कहीं इसकी ओर से अपने जीवन की असारता का संकेत तो नहीं कर रहा, लेकिन वो लगातार प्रतीक्षा में है। पतझड़ गुजर गया है, उसके पत्ते और उसकी शाखाएं टूट गई हैं, उलंग अपशगुन सा खड़ा है। लेकिन लगातार प्रतीक्षा सफल होती है। ऊपर आई भादों की तलैया, तालाब का जल ऊपर आता है भादों में, जिस तरीके से उस तालाब के किनारे खड़ा वहीं कोढ़ी गूलर। कवि ने कितना विराट बिंब प्रस्तुत किया है। जुड़ा गया बौने की छाल का रेसा रेसा, आत्मा तृप्त हो जाती है। जुड़ा जाना बिल्कुल खाटी देशज शब्द है जिसका अर्थ होता है तृप्त हो जाना। तो बौने की छाल का रेसा रेसा, यहाँ रग रग, रग रग के बाद से रेसा रेसा की बात आती है। हर एक कोशिका तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है और बिल्कुल तृप्त हो जाती है। लेकिन इस तृप्ति के पीछे जो मूल शक्ति है वो कौन है? यह तुम थी। तो इस कविता में हम देखते हैं कि नागार्जुन ने सीमित शब्द और देशज शब्दों के प्रयोग से कविता में जो सौंदर्य प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हम नागार्जुन को कभी भी सहज कवि मानने की गलती नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले ही बताया, यहाँ सहजता में एक विशिष्टता का भाव पैदा करने की कितनी पुरजोर कोशिश है। नागार्जुन ऐसे ही कविताओं के बल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं और अपने गांव, समाज, अपनी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताओं में कहीं कोई बहुत जटिलता नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये जटिलता केवल ऊपरी स्तर पर है। भाषा के स्तर पर कवि ने हमेशा जनभाषा का, सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। अपनी देशज बोली और भाषा के शब्दों को भी लेने से परहेज नहीं किया। लेकिन उनकी चेतना यहाँ बहुत विराट चेतना बनकर खड़ी होती है और इन दृश्यों में अपनी प्रति को एक इतना आदर और इतना सम्मान देना एक सामान्य कवि के बस की बात नहीं।
ऐसी ही कविताओं के बल पर नागार्जुन आधुनिक समय के विशिष्ट कवि बनकर हमारे सम्मुख खड़े हो गए हैं। आप इसमें एक दो चीज़ों को देख लें, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कर गई चाक। चाक करना यहाँ एक अलग भाषा का शब्द है। यहाँ चाक करने से होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। और ज्योत की फांक, कवि ने यहाँ ज्योति की जगह पर उसका तद्भव शब्द ज्योत इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम आगे और देखते हैं पतझार, देशज शब्द है पतझड़ का, उसको कवि इस्तेमाल करता है। और गसे थे टूसे, टूसे मैंने पहले ही बताया, कोपल भरा हुआ बिंब यहाँ प्रस्तुत करने के लिए इससे शानदार और दूसरा शब्द नहीं हो सकता था। तो इसमें उपमा और तमाम अलंकार तो है ही, लेकिन इस कविता में जो एक कवि अलग बिंब प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है वो इस कविता को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। और ये नागार्जुन की एक कालजयी कविता बनकर सामने